पाठ 24 मौखिक अभिव्यक्ति ओरल एक्सप्रेशन। भाषा सीखते समय भाषा को कौशलों के रूप में सीखा जाता है। अतः भाषा अधिगम लैंग्वेज लर्निंग का अर्थ है भाषा के कौशलों का अधिगम। हर भाषा के 4 कौशल होते हैं। क्या आप जानते हैं कि हर भाषा के 4 कौशल होते हैं? 1 सुनना लिसनिंग, 2 बोलना स्पीकिंग, 3 पढ़ना रीडिंग, 4 लिखना राइटिंग। इन कौशलों में सुनना तथा बोलना कौशलों का संबंध भाषा के उच्चरित या बोलचाल के रूप से होता है तथा पढ़ना और लिखना दोनों में लिखित भाषा का प्रयोग होता है। इसलिए सुनना व बोलना मौखिक कौशल ओरल स्किल्स तथा लिखना व पढ़ना लिखित कौशल रिटन स्किल्स कहलाते हैं। अतः ध्यान रखिए, भाषा के 4 कौशलों में सुनना तथा बोलना मौखिक कौशल प्रमुख कौशल हैं तथा लिखना और पढ़ना लिखित कौशल गौण कौशल हैं। भाषा के मौखिक कौशलों को अलग अलग कैसे विकसित करें, अब हम इसकी चर्चा करेंगे। श्रवण सुनना कौशल लिसनिंग स्किल्स का विकास। जब हम श्रवण को एक कौशल के रूप में लेते हैं तब सुनने का अर्थ होता है समझते हुए सुनना। इसका सीधा अर्थ यह है कि व्यक्ति समझते हुए तभी सुन सकेगा जब उसका ध्यान कहीं और नहीं होगा। अतः श्रवण कौशल के विकास के लिए यह बहुत जरूरी है कि छात्र ध्यानपूर्वक सुने। सुनने या श्रवण कौशल के विकास के लिए जो सामग्री छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत की जाती है वह मातृभाषा भाषी द्वारा या तो बोलकर प्रस्तुत की जानी चाहिए या पढ़कर। हिंदीतर प्रदेशों के अध्यापक या अध्यापन में सुनाई जाने वाली सामग्री वार्तालाप, कहानी, चुटकुले, छोटे छोटे गद्यांश, कविताएं आदि को पहले से किसी भी मातृभाषा भाषी की आवाज में रिकॉर्ड कर सकते हैं तथा रिकॉर्डेड सामग्री को सभी छात्रों को सुनवा सकते हैं। किसी भी कौशल के विकास के लिए यह जानना भी जरूरी है कि शिक्षार्थी लर्नर को जो कुछ सिखाया जा रहा है वह उसने सीखा या नहीं। अतः जो कुछ सिखाया गया है उसका मूल्यांकन इवैल्यूएशन करना भी आवश्यक होता है। श्रवण कौशल का मूल्यांकन। श्रवण कौशल के मूल्यांकन में निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। छात्र भाषा की समस्त ध्वनियों और उनके मेल कॉम्बिनेशन से बनने वाले शब्दों को सुनकर समझता है या नहीं। वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों पदों को परस्पर संबद्धता के साथ समझने की योग्यता रखता है या नहीं। एक से अधिक वाक्यों के कथनों को वार्तालाप को सुनकर समझता है या नहीं। जो कुछ सुनाया गया है उसके कथ्य को समझते हुए अपने विचार, प्रतिक्रिया, टिप्पणी आदि दे पाने की योग्यता रखता है या नहीं। श्रवण कौशल के विकास की विधि। श्रवण कौशलों को विकसित करने के लिए उचित होगा कि प्रारंभ में छात्रों को सरल कथन या वार्तालाप, चुटकुले, हास्य प्रसंग, देखे हुए नाटक, देखी हुई फिल्मों की कहानी सुनाएं। बाद में सरल गद्यांश, कविताएं आदि ली जा सकती हैं। जो भी सामग्री सुनाई जा रही है उससे संबंधित लघु प्रश्न तैयार कर लें। ध्यान रखें, प्रश्न इस तरह के होने चाहिए कि छात्र एक शब्द या वाक्यांश में ही उनके उत्तर दे सकें। यहाँ हम एक चुटकुला, एक वार्तालाप, एक काव्यांश तथा एक कहानी उदाहरण के लिए ले रहे हैं। चुटकुला। पापा, प्रियंका तुम्हारे गणित में इतने कम अंक क्यों आए? प्रियंका, गैर हाजिरी के कारण। पापा, क्या तुम गणित की परीक्षा देने नहीं गई थी? प्रियंका, नहीं पापा, मैं तो गई थी, मेरे बगल में बैठने वाली लड़की गैर हाजिर थी। अब इस तरह के कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न 1, पापा ने प्रियंका से क्या पूछा? प्रश्न 2, प्रियंका ने क्या उत्तर दिया? प्रश्न 3, गैर हाजिर का क्या अर्थ है? प्रश्न 4, क्या प्रियंका गणित की परीक्षा के दिन गैर हाजिर थी? प्रश्न 5, गणित की परीक्षा के दिन कौन गैर हाजिर थी? प्रश्न 6, प्रियंका के अंतिम उत्तर का क्या आशय है? इसी तरह के अन्य चुटकुले छात्रों को सुनाएं। 2, वार्तालाप। मदन, हेलो सोहन, कैसे हो? सोहन, ठीक हूँ, तुम कैसे हो? बहुत दिनों बाद याद आई। अरे यार, बाहर गया हुआ था। अच्छा यह बताओ, कल का क्या कार्यक्रम है? कोई कार्यक्रम नहीं है, छुट्टी का दिन है, मस्ती करूंगा। तो कल फिल्म देखने चलें? हाँ चल सकते हैं। कौन सी फिल्म? 3 इडियट्स, सुना है बहुत अच्छी है।
ठीक है, कौन सा शो? दोपहर 12:30 बजे वाला। कैसे चलेंगे? कल ड्राइवर खाली है, हमें छोड़ देगा। मैं तुम्हें 12 बजे तुम्हारे घर से ले लूंगा। और टिकट ऑनलाइन बुक करा लूंगा। ठीक है, कल मिलते हैं। ठीक है। इस वार्तालाप को सुनाकर निम्नलिखित प्रकार के लघु उत्तरात्मक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न 1, किन लोगों के बीच बातचीत हो रही है? प्रश्न 2, मदन और सोहन के बीच क्या संबंध हो सकता है? प्रश्न 3, दोनों के बीच बातचीत कैसे हो रही है? प्रश्न 4, बहुत दिनों बाद याद आई कथन से मदन का क्या तात्पर्य है? प्रश्न 5, वाक्य को पूरा करो। बाहर गया हुआ था। प्रश्न 6, मदन सोहन को कहाँ ले जाना चाहता था? प्रश्न 7, दोनों कौन सी फिल्म देखना चाहते हैं? प्रश्न 8, उन दोनों ने कौन सा शो देखने का तय किया? प्रश्न 9, फिल्म देखने दोनों कैसे जाएंगे? इस बात का पता मदन के किस उत्तर से लगता है? प्रश्न 10, टिकट की व्यवस्था कौन करेगा? नोट, यदि बच्चों ने कोई फिल्म देखी हो तो उससे संबंधित कुछ प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। काव्यांश, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावें वीर अनेक। उक्त कविता पर इस प्रकार के लघु प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न 1, इस कविता में किसकी चाह या इच्छा का वर्णन हुआ है? प्रश्न 2, सुरबाला से कवि का क्या तात्पर्य है? प्रश्न 3, सुरबालाओं के संदर्भ में फूल की क्या इच्छा है? प्रश्न 4, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, पंक्ति में कवि ईश्वर से क्या प्रार्थना कर रहे हैं? प्रश्न 5, देवों के सिर चढ़ूं से कवि का क्या आशय है? प्रश्न 6, वनमाली से कवि ने क्या अनुरोध किया है? प्रश्न 7, पुष्प की वास्तविक इच्छा क्या है? प्रश्न 8, इस काव्यांश के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? कहानी, बच्चों को कहानी सुनना सबसे अच्छा लगता है, अतः उन्हें छोटी छोटी कहानियां सुनाएं और उससे संबंधित प्रश्न पूछें। कहानी यदि बड़ी है तो उसको खंडों में विभाजित कर लें और प्रत्येक खंड को अलग अलग सुनाकर प्रत्येक खंड से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त पंचतंत्र की कहानियां भी छात्रों को सुनाई जा सकती हैं, जिससे उन्हें शिक्षा भी प्राप्त होगी। नमूने के लिए आगे एक कहानी दी जा रही है। सच्चा मित्र। एक जंगल में बरगद के पेड़ के पास एक कौआ और एक हिरन रहता था। दोनों में बहुत मित्रता थी। दिन भर दोनों जंगल में घूमकर अपना पेट भरते थे। शाम होने पर साथ साथ लौटते थे। रात को दोनों आपस में सुख दुख की बातें करते थे। बरगद के पेड़ से कुछ ही दूरी पर एक सियार रहता था। वह बहुत दुष्ट और चालाक था, इसलिए उसका कोई मित्र नहीं था। उसे हिरन और कौए की मित्रता अच्छी नहीं लगती थी। सियार हिरन का मांस खाना चाहता था, इसलिए उसने हिरन को अपना मित्र बना लिया। परंतु कौए ने हिरन से कहा कि सियार कपटी है, तुम यहाँ से दूर चले जाओ या इससे मित्रता न करो। हिरन ने कौए की बात नहीं मानी। एक दिन सियार ने हिरन से कहा, मित्र मेरे साथ चलो, मैंने धान का पका हुआ खेत देखा है, आज तुम वहाँ खूब धान खाना। हिरन ने सियार की बात मान ली। वह धान के खेत में चरने लगा। खेत में किसान ने जाल फैला दिया था। हिरन जाल में फंस गया और मदद के लिए सियार को पुकारने लगा। हिरन ने सियार से कहा, मित्र मुझे इस जाल से बाहर निकालो। सियार ने कहा, मित्र आज मेरा उपवास है, मैं चमड़े को अपने दांत से नहीं काटूंगा। फिर सियार थोड़ी दूर जाकर छिप गया। वह सोचने लगा कि कल खेत वाला आएगा, हिरन को मारकर मांस ले जाएगा, मुझे उसकी हड्डियां तो खाने को मिल ही जाएंगी। शाम को कौआ बरगद के पेड़ पर लौटा। उसने जब हिरन को न देखा तो वह समझ गया कि सियार ने हिरन को अवश्य धोखा दिया है। वह हिरन को ढूंढने निकला। धान के खेत में उसे हिरन मिल गया। कौए को देखकर हिरन रोने लगा
उसने कौए को सारी बात बताई। कौए ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें जाल से छुड़ाऊंगा। तुम किसान को देखकर सांस रोक लेना। जब मैं कांव कांव करूं तब तुम उठकर भाग जाना। सुबह होने पर किसान आया। जाल में मरा हुआ हिरन देखकर वह बहुत खुश हुआ। उसने जाल खोल दिया। कौआ कांव कांव करने लगा। कौए की आवाज सुनकर हिरन भाग गया। किसान ने हिरन को मारने के लिए जोर से डंडा फेंका, जो कपटी सियार के सिर में लगा। सियार वहीं मर गया। अच्छे मित्र सदैव मुसीबत से बचाते हैं और कपटी मित्रों का अंत बुरा होता है। इस कहानी पर छात्रों से इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न 1, बरगद के पेड़ के पास कौन कौन रहते थे? प्रश्न 2, उन दोनों के बीच किस प्रकार के संबंध थे? प्रश्न 3, पूरे दिन दोनों क्या करते थे? प्रश्न 4, सियार कहाँ रहता था? प्रश्न 5, सियार का कोई भी मित्र क्यों नहीं था? प्रश्न 6, सियार ने हिरन को अपना मित्र क्यों बनाया था? प्रश्न 7, कौवे ने हिरन को क्या सलाह दी थी? प्रश्न 8, हिरन ने कौवे की बात मानी या नहीं? प्रश्न 9, सियार एक दिन हिरन को कहाँ ले गया? प्रश्न 10, खेत में किसान ने क्या कर रखा था? वाचन, बोलना कौशल, स्पीकिंग स्किल्स का विकास। छात्रों के उच्चारण कौशल को ठीक प्रकार से विकसित करने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। छात्रों का उच्चारण स्पष्ट हो। स्पष्ट उच्चारण के अंतर्गत ध्वनियों, शब्दों, वाक्यों सभी का उच्चारण आ जाता है। उच्चारण करते समय छात्र बोलने की सामान्य गति, लय, उतार चढ़ाव, अनुतान, बलाघात आदि का उचित प्रयोग करें। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। उच्चारण में होने वाले उतार चढ़ाव, भाव भंगिमाओं का प्रदर्शन आदि सिखाने के लिए वार्तालाप, कहानी, कविता आदि सबसे सशक्त साधन है। भाषण, हिंदी दिवस। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मंच पर उपस्थित विद्वत जन तथा इस सदन में उपस्थित मेरे साथियों, आप सब जानते हैं कि आज हिंदी दिवस है और मैं अमित दीवान आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज ही के दिन अर्थात 14 सितंबर 1949 को ही हमारी हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। हिंदी को दुनिया में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह हम सब के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हिंदी दिवस मनाए जाने के पीछे यही भावना कार्य करती है कि हम सब लोग हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करें। इस दिन कई विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं में सांस्कृतिक एवं साहित्यिक कार्यक्रम जैसे संगोष्ठियां, वाद विवाद एवं भाषण प्रतियोगिताएं, काव्य पाठ आदि आयोजित किए जाते हैं। आज हमारे विद्यालय में भी आप लोग इस अवसर पर भाषा प्रतियोगिता के लिए उपस्थित हुए हैं। इसके अलावा भारत सरकार के सभी कार्यालयों और उद्यमों में इस अवसर पर हिंदी सप्ताह मनाया जाता है, जिसमें वहां के कर्मचारियों और अधिकारियों को हिंदी में कार्य करने के लिए प्रशिक्षित एवं प्रेरित किया जाता है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप लोग हिंदी भाषा का प्रयोग अधिक से अधिक करें और हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाने का गौरव प्रदान करें। प्रस्तुत प्रतियोगिता में अपने विचार व्यक्त करने के लिए मुझे जो अवसर प्रदान किया गया है, उसके लिए मैं विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं हिंदी विभाग के अध्यक्ष के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंदी, जय भारत। आशु भाषण। विषय, परीक्षाओं की आवश्यकता। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मंच पर उपस्थित विद्वत जन तथा इस सदन में उपस्थित मेरे साथियों, आप लोग यह तो भली भांति जानते हैं कि शिक्षा वह प्रकाश स्तंभ है जो मानव जीवन का पथ प्रदर्शन करता है और मनुष्य के सर्वांगीण विकास का परिचायक है। शिक्षा न केवल औपचारिक ज्ञान प्रदान करती है, बल्कि वह मनुष्य को व्यावहारिक भी बनाती है। शिक्षा मनुष्य को उसके लक्ष्य की प्राप्ति में सहयोग प्रदान करती है। लक्ष्य प्राप्त हो पाया या नहीं, व्यक्ति में योग्यता किस स्तर तक आई, इसका पता परीक्षा में चल पाता है। अधिकांश छात्र तो परीक्षा के नाम से ही भयभीत हो जाते हैं। परीक्षा का हौवा बनकर उनके मन मस्तिष्क पर छा जाती है।
परीक्षार्थी की आंखों से नींद गायब हो जाती है और भूख प्यास उड़ जाती है। तब प्रश्न यह उठता है कि जब परीक्षा इस कदर भयभीत करने वाली है तो इसकी आवश्यकता क्या है? इसका कारण है परीक्षा का महत्व। परीक्षा ही वह कसौटी है जिस पर छात्र की योग्यता को परखा जाता है। परीक्षा के आधार पर ही शैक्षिक संस्थाएं यह निर्णय लेती हैं कि छात्र को अगली कक्षा में भेजा जाएगा या नहीं। इसके अलावा यह भी देखा गया है कि जिन विषयों की परीक्षा नहीं होती, छात्र उनमें रुचि लेना बंद कर देते हैं। अतः जितनी आवश्यकता शिक्षा की है, उतनी ही आवश्यकता मूल्यांकन की भी है। यही नहीं, परीक्षा और मूल्यांकन के आधार पर ही शिक्षक को यह पता चलता है कि छात्र ने किसी विषय को कितना समझा, किस स्थान पर कमी रह गई, शिक्षण में कहाँ-कहाँ सुधार की आवश्यकता है। कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहूंगा कि जीवन में शिक्षा और परीक्षा दोनों की ही आवश्यकता है, पर परीक्षा पद्धति ऐसी होनी चाहिए जो छात्रों के मन में भय पैदा न करे। ऐसा वातावरण तैयार हो जिसमें छात्र हंसी खुशी परीक्षा देने के लिए आगे आएं। घोषणा तथा उद्घोषणा। घोषणा से तात्पर्य है उच्च स्वर से दी गई कोई सूचना। यह कोई भी सामान्य सूचना हो सकती है, जैसे विद्यालय में प्रातः असेंबली में प्रधानाचार्य अनेक प्रकार की घोषणाएं करते हैं, कभी छुट्टियों के बारे में, कभी परीक्षा के बारे में या कभी किसी और कार्यक्रम के बारे में। घोषणा कोई भी कर सकता है। आपको पता होगा कि मिलों और कारखानों में जब मजदूरों की मांग मालिक लोग नहीं सुनते, तब अक्सर श्रमिक नेता हड़ताल की घोषणा कर देते हैं। जहाँ तक उद्घोषणा का प्रश्न है, उद्घोषणाओं का संबंध सरकारी घोषणाओं से है। सरकारी अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से निकली हुई राजाज्ञा, सूचना या कोई महत्वपूर्ण बात जनसाधारण को सुनाकर जोर से कही जाती है तो वह उद्घोषणा कहलाती है। विभिन्न विषय देकर उन पर छात्रों से घोषणाएं कराई जा सकती हैं। नमूना घोषणा। आप अपने विद्यालय के सांस्कृतिक कार्यक्रम सचिव हैं। आपके विद्यालय में अगले माह अंतर विद्यालयी संगीत प्रतियोगिता होना तय हुआ है। इच्छुक छात्रों को अपने नाम देने तथा तैयारी करने के लिए असेंबली में घोषणा करें। घोषणा दिनांक 12 मार्च 2024। विद्यालय के समस्त छात्रों को सूचित किया जाता है कि हमारे विद्यालय में अगले माह दिनांक 15 तथा 16 अप्रैल को अंतर विद्यालयी संगीत प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। गायन, वादन और नृत्य में भाग लेने के इच्छुक छात्र अपने नाम अपनी अपनी कक्षा अध्यापिकाओं को दिनांक 20 मार्च तक अवश्य दे दें तथा संगीत शिक्षिका की मदद से तैयारी आरंभ करें। कल्पना कीजिए कि आप किसी राज्य के मुख्यमंत्री हैं। राज्य में कोरोना की भयंकर स्थिति को देखते हुए लॉकडाउन लगाए जाने की उद्घोषणा कीजिए। उद्घोषणा दिनांक 21 अप्रैल 2024। आप सब लोग जानते ही हैं कि हमारी सरकार की शुरू से यह प्राथमिकता रही है कि लोगों के जीवन और जीविका दोनों को बचाया जाए। अतः कोरोना की भयंकर वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है कि दिनांक 22 अप्रैल प्रातः 6 बजे से 29 अप्रैल प्रातः 6 बजे तक राज्य में पूरी तरह लॉकडाउन लगाया जा रहा है, जिससे कोविड-19 की चेन को तोड़कर उस पर नियंत्रण पाया जा सके।